नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बारहवीं क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं आपका साथी ओम प्रकाश। कल अपने इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी पढ़े थे। उसमें महत्वपूर्ण एक हथियार के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था हस्तकुटार। उसकी खोज 1870 ईस्वी में की गई थी। खोज करने वाले सी ए हैकेट साहब ने कहाँ पर, जयपुर और इंद्रगढ़ में की। उसके बाद में अपन ने मध्य पाषाण काल के एक महत्वपूर्ण स्थल बागोर स्थल के बारे में पढ़ा। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, कोठार नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1969 और 1967 और 1969 के मध्य की गई थी। खोज करने वाले वीसी मेसर साहब और जर्मन के एक खोजकर्ता लेस्निक थे और उन 3 स्थलों में खोजा गया था। उसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। सर्वप्रथम पशुपालन की साख से बागोर स्थल से ही मिलते हैं। 14 प्रकार की कृषि की जाती है। नेक्स्ट अपनी आगे वाला हेडिंग रहेगी ताम्र युगीन स्थल। ताम्र युगीन स्थल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। ताम्र युगीन स्थल कौन कौन से राजस्थान में कौन कौन से, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ताम्र यानी तांबा, कौन सा तांबे का काल, कौन से कौन कौन तांबे के काल में कौन कौन से स्थल मिले उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला स्थल रहता अपना गणेश्वर। गणेश्वर नीम का थाना। ध्यान रखना, पहले गणेश्वर सीकर का ही सॉरी नीम का थाना पहले सीकर का भाग था। वर्तमान में नीम का थाना एक अलग जिला बन चुका है। अब गणेश्वर सभ्यता स्थल है। कहाँ पे है? नीम का थाना। दूसरा आहड़, आहड़ उदयपुर में। तीसरा बालाथल उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। वल्लभनगर उदयपुर। चौथा है बदनौर। ब्यावर में स्थित है। ब्यावर ब्यावर नया जिला बन गया। अब पांचवा है गिलोंड। राजसमंद में गिलोंड स्थल है राजसमंद में। छठा अपन पढ़ेंगे जोधपुरा। जोधपुरा स्थल कहाँ पर स्थित है? कोटपुतली बेरोड में। कोटपुतली बहरोड। ताम्र युगीन सभ्यता में अपन 6 स्थल बड़े महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे गणेश्वर जो नीम का थाना में स्थित है। दूसरा पढ़ेंगे आहड़ उदयपुर में स्थित है। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। बदनौर ब्यावर में स्थित है। गिलोंड कहाँ है? राजसमंद में। बदनौर ब्यावर में अपन उज्जैना। कौन सा पढ़ेंगे? उज्जैना। बदनौर ब्यावर में अपन पढ़ेंगे उज्जैना। गिलोंड कहाँ स्थित है? राजसमंद में। जोधपुरा स्थल जो जोधपुर ना होकर कहाँ है? कोटपुतली बेरोड से। ये कोटपुतली पहले जयपुर में था। अब वर्तमान में कोटपुतली और बेरोड को नया जिला बना दिया गया। चलो पहली टॉपिक लेते हैं गणेश्वर। गणेश्वर स्थल। गणेश्वर कहाँ पर स्थित है? नीम का थाना में। नदी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? याद रखना, कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी की एक विशेषता है कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक अफवाह तंत्र क्या होता है? जहां से नदी निकलती है वो स्थान निश्चित होता है, आगे कहां तक जाएगी वो स्थान निश्चित नहीं होता है, वो होता है आंतरिक अफवाह तंत्र। राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी जो लगभग 100 किलोमीटर चलती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
आगे अफवातंत्र में आप भूगोल में पढ़ोगे। गणेश्वर स्थल पढ़ रहे हैं। गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना में। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। कांतली की विशेषता है कि राजस्थान के आंतरिक अफवातंत्र है, आंतरिक अफवातंत्र है, उसकी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में इसकी खोज कब हुई? 1972 ईस्वी में। कब हुई? 1972 ईस्वी में इसकी खोज की गई। खोज करने वाले व्यक्ति, तो खोजकर्ता आपके हैं रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको शॉर्ट में RC अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल। आगे होता उत्खनन। उत्खनन यानी खुदाई करना। क्या करना? खुदाई। कोई भी स्थल वगैरह मिलता है उसके उत्खनन का कार्य किया जाता है, जिसमें कौन कौन से मतलब अवशेष साक्ष्य वगैरह मिलते हैं, उनका उत्खनन का कार्य होता है। 1977 से 1978 के मध्य। कब होता है? 1978 के मध्य। 1977 और 78 के मध्य इनका उत्खनन कार्य होता है। उत्खनन करने वाले दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो, याद रखना। उत्खनन करता कितने थे? दो। एक तो स्वयं RC अग्रवाल साहब, RC अग्रवाल साहब, तथा इनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था विजय कुमार। क्या नाम था? विजय कुमार। अपन क्या पढ़े? गणेश्वर स्थल। गणेश्वर का नीम का थाना में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। खोज 1972 ईस्वी में की गई थी। खोज करने वाले कौन थे? RC अग्रवाल। उत्खनन कार्य कब हुआ? 1977 और 78 के मध्य। उत्खनन करता कौन है? RC अग्रवाल और विजय कुमार, दोनों ने मिलकर इस स्थल की खोज की। चलो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में पढ़ते हैं। गणेश्वर के उपनाम। पहला उपनाम है ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन सी स्थल है? कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर स्थल या सभ्यता है। दूसरा, ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता। ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता। ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे का संचय मतलब भंडारण किया जाता था, इसलिए इसे ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय आपको पूछे, टाइमिंग 2800 BD। BD का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले का टाइम ये ईसा पूर्व होता है। ईस्वी सन ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम होता है। इसका समय है 2800 BD मतलब ईसा पूर्व के टाइम से पहले टाइम है। इसका ध्यान रखना। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अवशेष क्या क्या मिले उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। गणेश्वर स्थल से साक्ष्य या
अवशेष। गणेश्वर स्थल से अपन को साक्ष्य या अवशेष क्या क्या मिलते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये ताम्र युगीन सभ्यता है, तो ऑब्वियसली ये बात हो सकती है ये तांबे की सभ्यता। इसमें 99% शुद्ध तांबा मिला, शुद्ध तांबा। कितने? 99% शुद्ध क्या मिलता है? तांबा मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर 6 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मृद भांड मिलते हैं। 6 प्रकार के क्या मिलते हैं? मृद भांड में यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद में तीसरा मिलता है हारपू नामक हथियार। क्या मिलता है? हारपू नामक उपकरण। ये क्या काम आता था? हारपू नामक, याद रखना, जो मछली होती है या जलीय जीव होते हैं उनको पकड़ने के लिए काम में आता था। मछली या जलीय जीव जो जल में रहते हैं, जलीय जीवों को पकड़ने में काम आता था। किस काम आता था? जो जलीय जीव या मछली होते थे उनको हार्पू नामक हथियार से पकड़ा जाता था। चौथा यहाँ पर बाणाग्रह मिला है। क्या मिला है? बाणाग्रह। क्या मिला है? बाणाग्रह। बाणाग्रह प्योर तांबे से निर्मित था। किससे बना हुआ था? प्योर तांबे से बनाया गया था। तांबे से निर्मित। तांबे से बनाया गया था बाणाग्रह, मतलब बाण बनाया गया। किसका? तांबे से बनाया गया था बाण। जो यहाँ पर जो भी मानव, आदि मानव वगैरह रहते थे, लोग रहते थे, वो स्वयं की रक्षा के लिए या किसी जानवर का शिकार करने के लिए या युद्ध करने के लिए बाण का निर्माण करते थे। वो प्योर रूप से तांबे का बना हुआ था। पांचवा, यहाँ पर मकान या घर होते थे वो पत्थरों से निर्मित थे। मकान या घर किससे बनाए गए थे? पत्थरों से। पत्थरों से निर्मित। अपन इस बात से पता लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर मकान और घर पत्थरों से निर्मित थे तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आप एक नोट लगाकर लिख सकते हैं कि पत्थरों से निर्मित घर होने के कारण यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है। ध्यान रखना, गणेश्वर के क्या पढ़ने? साक्ष्य या अवशेष। उसमें 99% शुद्ध तांबा मिलता है। 6 प्रकार के मर्दबान मिलते हैं। हारपू नामक उपकरण या हथियार मिलता है। वो क्या काम आता है? मछली या जलीय जीव होते हैं उनको पकड़ने के लिए काम आता है। एक बाणाग्रह मिलता है। बाणाग्रह प्योर रूप से तांबे से निर्मित था। बाण की तरह आकृति होती थी, मतलब इस टाइप से बनाया गया था। आप चित्र बना सकते हो। हालांकि मेरी पेंटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा जो चित्र आएंगे आपको बेहतर दे सकूं। मकान या घर पत्थरों से निर्मित है, ठीक है, क्योंकि तो पत्थरों से निर्मित थे तो अपन पता लगा सकते हैं यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। एक और 5वां पॉइंट रह जाता है, वो था कि मछली पकड़ने का कांटा। सॉरी, 6ठा पॉइंट है, मछली पकड़ने का कांटा। मछली होती थी जल में। यहाँ के लोग अपना जीवन जीने के लिए या अपना व्यवसाय करने के लिए, धंधा करने के लिए क्या करते थे? मछलियों को पकड़ते थे। वो हथियार भी अपन को यहाँ पर मिला है। इसके बाद में 2 महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखना, मोस्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके। महत्वपूर्ण तथ्य, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति करती थी। तथ्य, ये एक ऐसी सभ्यता स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की क्या करती थी? आपूर्ति करती थी। पहला पॉइंट ये। तांबे का अपन ने उपनाम में लिखा कि ये तांबे
ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तांबे का क्या करती, संचारण या भंडारण करती थी, इसकी वजह से इसको ताम्र संचय संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये तांबे का संचय करने के बाद जो तांबा बचता था उसको आगे क्या करती थी, निर्यात भी करती थी। निर्यात कहाँ करती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता से होती थी? गणेश्वर स्थल से होती थी, याद रखना, गणेश्वर सभ्यता से। दूसरा, अगर गणेश्वर स्थल में तांबे की क्या हो जाती, कमी हो जाती थी, तो गणेश्वर वासी कहां से तांबा ले आते थे? कोलन से। कहां से ले आते थे? कोलन से, याद रखना। गणेश्वर सभ्यता अतिरिक्त तांबा कोलन से ले आते थे। कहां से ले आते थे? कोलन से। अतिरिक्त तांबा कोलन से लाते थे, ये आता था। तो ध्यान रखना, अपने गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ा, अवशेषों के बारे में पढ़ा। यहाँ 99% क्या मिलता है? शुद्ध तांबा मिलता है। 6 प्रकार के मर्दबांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मर्दबांड। हार्पू नामक उपकरण मिलता है जो मछली और जलीय जीवों को पकड़ने में काम आता है। उसमें के बाद अपन को मिलता है बाणाग्रह, जो तांबे से निर्मित था। बाणाग्रह बाण की तरह का बनाया होगा था। मकान या घर पत्थरों से क्या थे? निर्मित थे। नोट ईंटों का प्रयोग नहीं मिलता है, क्योंकि पता लगा था घर किससे निर्मित है? पत्थरों से। उसके बाद में छठा पॉइंट, मछली पकड़ने का क्या मिलता है? कांटा मिलता है। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य में सिंधु घाटी सभ्यता को तांबे की आपूर्ति कौन सी सभ्यता करती थी? गणेश्वर सभ्यता करती थी। उसके बाद अगर गणेश्वर को तांबे की कमी हो जाती थी, गणेश्वर अतिरिक्त तांबा कोलन से लाता था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट अपन आड़ के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।